वेरी इम्पोर्टेंट CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसका फुल फॉर्म है। CSF का रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं और चेक करते हैं और भेजते हैं जांच में, और कैसे पंचर करते हैं, कहाँ से करते हैं, ये सब अभी आपको बता रहे हैं। और रीढ़ की हड्डी से क्यों पानी निकाला जाता है और इससे क्या पता चलता है और कौन कौन सा जांच करवाई जाती है। जो रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला जाता है उसे कहते हैं CSF। उसका जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो रीढ़ का हड्डी पानी या एक ऐसा लिक्विड है जो रीढ़ की हड्डी तैर रहती है, और फ्रिक्शन जैसे फ्रिक्शन करने के कारण चोट ना लगे। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं आपको, एसी का कंप्रेसर, या मान लीजिए गाड़ी का इंजन, तो अगर चलता है तो ऑयल अगर हम नहीं डालते हैं तो यह इंजन सीज हो जाएगा, कंप्रेसर भी सीज हो जाएगा। तो आपस में गर्म होकर टकराकर पहले स्टॉक होगा, और उसके बाद स्टॉक ना होगा तो टूट जाएगा और फ्री हो जाएगा। और उसी तरह हमारा ब्रेन और रीढ़ का हड्डी आपस में तैरता है, और उसी को कहते हैं CSF। अगर पेशेंट में 4 मंथ हो गया है और फीवर ठीक नहीं हो रहा, नेक में दर्द है यानी गर्दन में दर्द है, हेडेक है यानी सर दर्द है, तो ठीक नहीं हो रहा, तो उस स्थिति में दिमाग में आता है कि रीढ़ की हड्डी और दिमाग में जो वाटर है, जो पानी है, उसमें इन्फेक्शन तो नहीं आ गया है। इस इन्फेक्शन को जांच करने के लिए रीढ़ की हड्डी को वाटर को निकालकर जांच करने जो भेजते हैं, और जो इम्पोर्टेंट हैं, जो फैक्टर होते हैं, देखेंगे जो अपीयरेंस यानी मतलब देखने में कैसा है। एग्जाम्पल सफ़ेद, रेड, येलो या डार्क या डर्बिट कलर। नंबर 2 में आता है प्रेशर, लो नीडल, और डालकर हड्डी को जब मैंने पंचर किया तो कितने जो पंचर करते हैं वो कितने कहाँ पे करते हैं, जो आपको मैं बता दूं। और ये जो है स्पाइनल के ये लुम्बर है, लुम्बर 3 और 5, तो यहाँ पंचर करते हैं, और पंचर करने के बाद हमने प्रेशर को नीडल से जब डालकर रीढ़ के हड्डी में जब मैंने पंचर किया तो कितना प्रेशर से रीढ़ की हड्डी में पानी आ रहा है, वो नॉर्मली देखेंगे ड्रॉप आ रहा है या फास्ट आ रहा है एक बैग, या स्टार्टिंग में ही फास्ट आ रहा है या बाद में फास्ट आ रहा है, या प्रेशर स्पाइनल मैनोमीटर से प्रेशर को भी चेक कर सकते हैं। और CSF होगा CSF कम होगा तो पेशेंट की पानी नहीं है, और पेशेंट बिल्कुल ड्राई है तो वाटर नहीं है, उसी को कहते हैं डिहाइड्रेशन
प्रोटेक्शन का लेवल जब बढ़ जाएगा तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, इंजरी, इन सब चीज़ों में प्रोटेक्शन का लेवल बढ़ जाएगा और प्रोटीन का लेवल कम आएगा। तो क्या बताता है, CSF प्रोटेक्शन जल्दी जल्दी आगे तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यह हेमोडाइलोशन हो रहा है या कहीं पेशेंट के अंदर इन लॉस हो रहा है, तो इसे वजह से प्रोटीन लेस हो जाता है। अगर लो ग्लूकोज लेवल आता है तो पेशेंट के CSF तो बैक्टीरिया और मेनिंजाइटिस जो बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है और बोन में क्या बढ़ रहा है, बैक्टीरिया CSF इन्फेक्शन में जो, क्योंकि जो शुगर का लेवल, शुगर खाने से इस्तेमाल जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन रीढ़ की शुगर खाने में इस्तेमाल जो हो रहा वो हड्डी में जो ग्रोथ हो रहा उसके भोजन जो चाहिए तो ग्लूकोज के 1 से फ्रॉम में आ रहा है। तो अगर हमारे पास आई है 130 और उधर आया है 60, इसका मतलब है कि जो शुगर ब्लड में होनी चाहिए वही शुगर CSF में भी होनी चाहिए। CSF में क्यों नहीं? क्योंकि बैक्टीरिया जो मेनिंजाइटिस है जो ग्रोथ हो रहा है इसलिए नहीं बढ़ रहा है। इसका नाम है बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस, उसका मतलब डायबिटीज के हो गया है और वह इसको HbA1c चेक कराना पड़ेगा और HbA1c की क्या बढ़ी हुई है और बॉडी का ग्लूकोज क्वालिफाई नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। नंबर 3, जब इसका जांच भेजेंगे तो जांच में क्या देखेंगे? नंबर 1, प्रोटीन की मात्रा कितनी है, आ रहा है, या नंबर 2 ग्लूकोज की मात्रा। नंबर 3 साइटोलॉजी में इसका सेल काउंट देखा जाएगा और सेल काउंट कितना है और WBC कितना है और न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट और कितना है और इसके बाद आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। स्पाइनल बोन में कोई इन्फेक्शन है कि और कोई ऑटो इम्यून डिसीज है कि नहीं है को है कि नहीं है, या नहीं तो शरीर में बीमारी तो नहीं है, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि स्पाइनल बोन वाटर का पैथोलॉजी में जैसे लगता है कि क्लाउडी कलर का या सफ़ेद नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा पीलापन और क्राइस्टल येलो होगा और हो सकता है, और उसी से रेड कलर और कभी भी हो सकता है और रेड कलर का भी हो सकता है। तो ब्रेन हेमरेज भी और रेड कलर का हो सकता है तो हो जाएगा, तो ब्रेन हेमरेज में RBC होता है और वायर और जो आपका ओल्ड जो बीमारी में ऑरेंज कलर का कोई
कोई बार दिमाग में CSF का कलर देखकर बहुत सा चीज़ अनुभव लगा सकते हैं, या क्लाउडी या डर्बिट है तो CSF इंडिकेट जरूर कर रहा होगा, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन जरूर है, तो इसके WBC जरूर बड़ा आएगा। अगर वार्म कलर होता है तो प्रोटीन बढ़ा हुआ होगा, और प्रेशर बढ़ने के कारण स्पाइनल जो ब्लॉक जो हो सकता है, स्पाइनल वो जो ब्लॉक हो सकता है। अगर हम ब्लड सेल के बात करें तो नॉर्मल साइटोलॉजी का करते हैं तो इसमें कोई RBC नहीं होना चाहिए, यानी रेड ब्लड नहीं होनी चाहिए, कोई सेल नहीं होनी चाहिए, क्रिस्टल यानी खून की तरह नहीं दिखनी चाहिए। अगर WBC हाई आ रहा है तो इन्फेक्शन को करेगा, और बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस यानी दिमाग का बुखार, जो TLC काउंट बहुत ज़्यादा आएगा। बैक्टीरिया के कारण सबसे पहले WBC हाई काउंट होगा, और नेट्रोफिल्स 80 से 90% भी आएगी। इसका मतलब बैक्टीरिया और इन्फेक्शन है। और दिमाग में TB भी बड़ी कॉमन है, जो किसी को ट्यूबर और मेनिंजाइटिस या कैसे माना जाता है, WBC तो बड़े होंगे, नेट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट भी बड़ी होगी, तो लिम्फोसाइट के मात्रा ज़्यादा आ रहे हैं, तो लिम्फोसाइट के मात्रा ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमारा डायग्नोसिस बनेगा कि वायरल मेनिंजाइटिस का या ट्यूबर मेनिंजाइटिस की जांच जब एसिनोफिल्स की मेनिंजाइटिस कब माना जाएगा, जब एसिनोफिल्स बड़ी होगी। उस रिपोर्ट को कैसे देखा जाता है? अगर CSF का रिपोर्ट देखते हैं तो पहले कलर बताता है और कैसा है, फिर इन्होंने अपीयरेंस और बनाया, फिर इन्होंने बायोकेमिकल ग्लूकोज और प्रोटीन बताई, तो अब बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस को डायग्नोसिस कैसे बनी? अगर WBC बढ़ी हुई है तो TLC बड़ी है, नेट्रोफिल्स बड़े हैं, तो यह बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस बन रही है। अगर बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस होगी और CSF में बैक्टीरिया होंगे तो खाने में शुगर और ग्लूकोज की मात्रा कम, प्रोटीन की मात्रा में कभी ज़्यादा भी निकलती है, कभी बराबर भी हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस की डायग्नोसिस बनेगी। तो इसीलिए CSF जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जब हमें शॉक यानी जांच किया जाता है, तो रीढ़ की हड्डी की तो करे ऐसा जो पेशेंट है में जो CSF करते हैं, जो शॉक का मरीज होगा वह WBC बड़ा आएगा, और जो बेरी होता है स्ट्रॉन बेरी होगा जो उससे, और उसका इलाज क्या है और हम मरीज को क्या बता सकते हैं।
और क्यों होता है? यह ऑटो इम्यून डिसीज है जो जनरल होता है, जो कंप्लाई बैक्टीरिया जो जूजनी साइटोमाइगोली वायरस, और इसमें ऑटो इम्यून चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में, तो पल्स बढ़ जाएगा, धड़कन पल्स भी बढ़ जाएगा और धड़कन भी बढ़ जाएगा और पल्मोनेशन होने लगेगा, पसीना आने लगेगा और बीपी बढ़ जाएगा। दिल का धड़कन तेज होने होगी और जब पेशेंट का रिब्स में पकड़ लेगा तो लंबे सांस लेने शुरू हो जाएंगे, तो तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा और उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी पैरासाइटिस। उसका CO2 कम होने लगेगा और मसल को इन्वॉल्व हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे। थैंक यू। ताकि ज़रूरत पड़ती है तो ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू जी।